हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, कौन सी पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाती है? ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी चमगादड़ और ऑप्शन डी हंस। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाकुंभ में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, 44 घाटों पर स्नान, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, एनएसजी कमांडो रख रहे हैं नजर। महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान चल रहा है। दोपहर 4 बजे तक 44 घाटों पर 1.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग से हो रहा है। बता दें कि देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। इतनी भीड़ है कि 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। बाद में खोया पया केंद्र से अनाउंसमेंट करके ज्यादातर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रख रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं और आज ही श्रद्धालु 45 दिनों का कल्पवास शुरू कर रहे हैं। बता दें कि ब्राजील से आए श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा कि मैं योग का अभ्यास करता हूं, मोक्ष की खोज कर रहा हूं। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है, जय श्री राम। वहीं संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आए भीड़ों को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह पर कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं। महाकुंभ में 20 देशों से पहुंचे श्रद्धालु, बोले यह अद्भुत। स्टीव जॉब्स की पत्नी आत्मशुद्धि के लिए आई। ब्राजील के फ्रांसिस्को बोले मोक्ष की तलाश। 144 साल बाद प्रयागराज महाकुंभ में दुर्लभ संयोग बन रहा है। संगम के पहले स्नान पर ब्राजील, अफ्रीका, अमेरिका, फ्रांस, रूस समेत 20 देशों से विदेशी भक्त पहुंचे हैं। पूरे महाकुंभ के दौरान लाखों विदेशी आए हैं। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल भी अमेरिका से कुंभ पहुंच चुकी हैं और वह 29 जनवरी तक कल्पवास करेंगी। कल्पवास के दौरान वह 16 दिन तक ध्यान, तपस्या और आत्मशुद्धि करेंगी। वहीं लॉरेन निरंजनी अखाड़ा में स्वामी कैलाशानंद गिरी की मौजूदगी में व्यासनंद गिरी महाराज के पट्टाभिषेक यानी राज तिलक में शामिल हुई। उन्होंने व्यासनंद गिरी महाराज को पट्टाभिषेक किया। ब्राजील से आए फ्रांसिस्को को मोक्ष की तलाश है और संगम में डुबकी लगाते हुए वह कहते हैं मोक्ष की खोज कर रहा हूँ। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। वहीं साउथ अफ्रीका से आई निक्की आस्था का सैलाब देखकर कहती हैं कि यकीन करना मुश्किल है। रूस की श्रद्धालु ने कहा कि मैं अचंभित हूँ, यह अद्भुत शक्ति है। पीएम मोदी ने सोनमर्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। पीएम मोदी बोले वादा निभाता हूँ। उमर अब्दुल्ला ने कहा उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी और टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड पूरी हुई है। आप पक्का मानिए कि ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता भी है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। उधर राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा। 16 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। गया में बढ़ते हुए ठंड की वजह से डीएम का निर्णय। कोचिंग संस्थानों का टाइमिंग भी बदला। गया जिले में बढ़ते हुए ठंड और गिरते हुए तापमान को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने जारी किया है। इसके अलावा कक्षा 8वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को सुबह 9:30 बजे के बाद खोलने जाने की अनुमति दी गई है। इन स्कूलों को शाम के 4 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियां समाप्त करनी होंगी। हालांकि बोर्ड परीक्षा के लिए चलने वाली विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। जिला प्रशासन का कहना है कि सुबह और शाम के समय की ठंड बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश 13 जनवरी से प्रभावी रहेगा और 16 जनवरी तक लागू रहेगा। पिछले दिनों भी गया में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अस्थायी रूप से स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था।
पढ़ाई की एग्रीकल्चर की, पर टीचर बन गए साइंस के। ऐसे 68,000 बिहार में शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। गड़बड़ी करने वाले नपेंगे, सैलरी भी रिकवर होगी। बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों के मार्कशीट की जांच होगी। ये वे शिक्षक हैं जो कि दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। वे दूसरे राज्यों से मिले हुए प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं और इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक बीपीएससी के जरिए नियुक्त हुए हैं। बता दें कि जांच में शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिलते हैं तो उन्हें होल्ड किया जाएगा। हालांकि इस दौरान वह संबंधित स्कूलों में नौकरी करते रहेंगे। प्रमाण पत्र फर्जी निकला तब कार्रवाई होगी। तनख्वाह भी रिकवर होगी। यूपी के 76,000 स्कूलों में 5,50,000 शिक्षक हैं और इसमें से लगभग 68,000 शिक्षक यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के निवासी हैं और इन शिक्षकों के CTET में प्राप्त नंबर, प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। CTET में नंबर कम पाया गया या फिर प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में दूसरे राज्यों के रहने वाले शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच संबंधित जिलों से करवाई जाएगी और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि जो शिक्षक निलंबित हैं उन्हें अभी राज्यकर्मी बनने के लिए इंतजार करना होगा। इसके साथ ही जो शिक्षक दूसरे विषय से पास हैं उनकी नियुक्ति पर भी रोक है। पटना में महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी ट्रैफिक व्यवस्था। शहर के 54 चेकपोस्ट पर तैनाती। ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो हुआ लॉन्च। पटना में ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो लॉन्च हुआ है। ट्रैफिक ADG सुधांशु कुमार और ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने लोगो लॉन्च किया। अब यातायात के बैरिकेडिंग होर्डिंग्स पर सफेद और ब्लू रंग देखने को मिलेगा। 26 जनवरी से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदलेगी। 54 नाकों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ये चेक पोस्ट पूरी तरह से महिला कर्मियों के जिम्मे होगी और इसमें से 32 चेक पोस्ट ऐसे हैं जहां मूलभूत सुविधाएं हैं, बाकी पे कोई भी यहां सुविधा नहीं है। चेक पोस्ट पर करीब 60 महिला पुलिस पदाधिकारी और 250 से अधिक कर्मी तैनात किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के लिए इस्तेमाल होने वाले डॉल्फिन गाड़ियां भी महिला पुलिसकर्मी ही चलाएंगी। पहली बार यातायात विभाग की ओर से 26 जनवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में एक झांकी निकाली जाएगी जिसमें महिला सशक्तिकरण की झलक देखने को मिलेगी। उज्जैन समेत MP के 17 धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। CM मोहन यादव बोले, साधु संतों से सुझाव मिले, नई आबकारी नीति में अमल में लाएंगे। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमले के बाद उज्जैन समेत MP के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू की जाएगी। बता दें कि CM ने कहा कि बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब की दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। समस्तीपुर में 500 करोड़ की 51 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन। प्रखंडों का विकास देख बोले CM नीतीश कुमार, इससे बेहतर बिहार में कुछ नहीं देखा। बैठक के बाद रवाना। बता दें कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में 500 करोड़ रुपए की 51 विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यात्रा की शुरुआत जिले के उजियारपुर प्रखंड से हुई, जहाँ CM ने अम्बेडकर छात्रावास और अम्बेडकर हाई स्कूल के भवन की आधारशिला रखी। इसके अलावा कल्याणपुर और वारिस नगर भी गए। वहीं शिलान्यास के बाद CM कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं योजनाओं की समीक्षा के साथ ही अधिकारियों को इसे पूरा करने और बेहतर करने के लेकर निर्देश दिए हैं। जो योजनाएं अधूरी हैं उन्हें पूरा करने की बात कही। वहीं बैठक के बाद CM समस्तीपुर से रवाना हो गए। मेरठ से महाकुंभ के लिए मिलेगी सीधी बस। सुबह 6 बजे सोहराब गेट डिपो से चलेगी। 430 बसें तैनात। महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचने के लिए मेरठ वासियों को सीधी बस की सुविधा मिलेगी। मेरठ रोडवेज की ओर से सोहराब गेट डिपो से प्रयागराज के लिए सीधी बसें चलाई गई हैं। महाकुंभ स्पेशल बस सेवा की शुरुआत की गई है और ये बसें सुबह 6 बजे से सोहराब गेट बस अड्डे से मिलेंगी। वहीं महाकुंभ के लिए 430 बसें चलेंगी। इसके लिए चालक और परिचालकों की नियुक्ति भी स्पेशल कर दी गई है। मेरठ सोहराब गेट बस डिपो के संचालन प्रभारी आसिफ अली ने बताया कि सोहराब गेट डिपो से महाकुंभ स्पेशल बसें चलाई गई हैं और ये 4 बसें सुबह 6 बजे, 7:45, 9 बजे और शाम के 7 बजे चल रही हैं। बस सीधे कुंभ क्षेत्र में यात्रियों को छोड़ेंगी। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए मेरठ रीजन के चारों डिपो से 430 रोडवेज बसें तैयार हैं। महाकुंभ के दूसरे चरण में 20 जनवरी को बसें भेजी जाएंगी। बसें भेजने की अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकुंभ में बसें जाने के बाद रीजन में करीब 370 बसें शेष रह जाएंगी और इनमें अधिकांश अनुबंधित बसें हैं। अब 1.5 महीने तक इन अनुबंधित बसों के सहारे यात्रा करनी होगी।
प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3 दुकानों से 1 क्विंटल पॉलिथीन जब्त, 50,000 का जुर्माना भी वसूला। एटा नगर पालिका प्रशासन ने रविवार को प्रतिबंधित पॉलिथीन के लिए विशेष अभियान चलाया। ईओ वेद प्रिय आर्य के नेतृत्व में चलाई गई इस कार्रवाई में आगरा रोड और नमनुमल चौराहे पर स्थित 3 दुकानों से करीब 1 क्विंटल पॉलिथीन और उससे बने हुए उत्पाद जब्त किए। वहीं टीम ने बली मोहम्मद चौराहे स्थित गणपति ट्रेडर्स, आगरा रोड स्थित नितिन वारदाना और सोनपाल दोना पत्तल भंडार पर छापेमारी की है। वहीं नितिन वारदाना से 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि अन्य 2 दुकानदार मौके से फरार हो गए। फरार दुकानदारों के खिलाफ नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसों में 50% की कमी का लक्ष्य, बच्चों की रैली से बढ़ेगा जागरूकता, गांव के विकास पर लगेंगे साइनेज बोर्ड। बता दें कि बिजनौर के डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में उन्होंने 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डीएम ने यातायात जागरूकता के लिए व्यापक कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की है। पुलिस और परिवहन विभाग को स्कूली बसों की रैलियां आयोजित करने, वरिष्ठ नागरिकों और चालकों के लिए गोष्ठियां करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही प्रमुख स्थानों पर पंपलेट, बैनर और फ्लैक्स बोर्ड लगाने की योजना भी बनाई गई है। यूपी में मिला HMPV वायरस का दूसरा मरीज, गाजियाबाद के 93 साल के बुजुर्ग वेंटिलेटर पर, सैंपल एम्स भेजा गया। परिवार के 10 सदस्य स्वस्थ हैं। बता दें कि गाजियाबाद में ह्यूमन मेटानिमो वायरस का पहला संदिग्ध मामला सामने आया। नेहरू नगर स्थित एक निजी अस्पताल में 93 वर्षीय एक बुजुर्ग को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। मरीज पहले से ही सांस की बीमारी से पीड़ित है और अक्सर अस्पताल में भर्ती होते रहे हैं। यह यूपी का दूसरा केस है और इससे पहले लखनऊ में भी एक मरीज में इस तरह के लक्षण मिल चुके हैं। जिला सर्वेलांस अधिकारी डॉक्टर RK गुप्ता के मुताबिक मरीज में HMPV के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया। विभाग ने तुरंत मरीज का सैंपल लेकर एम्स भेज दिया है, जिसकी रिपोर्ट आने में लगभग 15 दिन का समय लगेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतते हुए मरीज के परिवार के सभी 11 सदस्यों की जांच की है, जिसमें से 10 लोग पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं। वहीं विभाग ने परिवार की काउंसलिंग की है और जो उनके संपर्क में आए हैं उन लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज की कोई यात्रा का इतिहास सामने नहीं आया है। यूपी में आनंदीबेन पटेल ने राज्यपाल बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ा। मोदी सरकार में बने सभी राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल। आनंदीबेन पटेल के नाम सबसे ज्यादा समय तक यूपी का राज्यपाल का रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल गुजरात की पूर्व CM आनंदीबेन पटेल अकेली ऐसी राज्यपाल हैं जिन्हें मोदी सरकार में सबसे ज्यादा समय तक राज्यपाल बनने का मौका मिला। यूपी में ऐसे भी नाम रहे हैं जो कि 4 और 33 दिन ही राज्यपाल रहे। आनंदीबेन पटेल ने 7 अगस्त 2016 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मोदी सरकार ने उन्हें 23 जनवरी 2018 को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया था। वह 29 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। वहीं यूपी के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 29 जुलाई 2019 को आनंदीबेन पटेल को यूपी का राज्यपाल बनाया गया था। उनका 5 साल का कार्यकाल 29 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया, लेकिन उनकी नियुक्ति के आदेश में 5 साल या अगला राज्यपाल नियुक्त होने तक लिखा होने से अभी वह पद पर बनी हैं। MSP कानून पर SKM और आंदोलनकारी किसान साथ आए, अब दिल्ली घेरने की रणनीति बनाएंगे। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर रोक। हरियाणा पंजाब के संभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा का साथ मिल गया है। इस आंदोलन को लेकर पटियाला के पातड़ा में 4 घंटे तक मीटिंग हुई। इसमें संभू और खनौरी मोर्चे पर डटे किसान नेता और SKM के नेता शामिल रहे। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि मीटिंग में तय हुआ है कि 18 जनवरी को दोबारा से मीटिंग की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही मीटिंग में चर्चा हुई है कि इस आंदोलन को आगे कैसे लेकर जाना चाहिए और कैसे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि हम 3 फोरमों के नेता एक मंच पर हैं और ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। इसके साथ ही किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कोई साथी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा। तमिलनाडु के स्कूल में दलित बच्चों से टॉयलेट साफ करवाए गए। पेरेंट्स बोले कैंपस की सफाई और पानी भरवाने का काम भी करवाते हैं, प्रिंसिपल बर्खास्त। बता दें कि तमिलनाडु के पलाकोडु के एक स्कूल का वीडियो सामने आया, जिसमें छात्राओं को वॉशरूम साफ करते हुए देखा जा सकता है। वायरल हो रहे इस वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म में छात्राएं झाड़ू लगाती नजर आ रही हैं। वहीं दावा किया जा रहा है कि सफाई करने वाले सभी स्टूडेंट्स दलित समुदाय के हैं और उनके पेरेंट्स ने बताया है कि बच्चों से बाथरूम साफ करवाने के अलावा पानी लाने और कैंपस की सफाई भी करवाई जाती है। मामला बढ़ने पर डिस्ट्रिक्ट
पब्लिक एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल के प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक की क्लासेस हैं और स्कूल में करीब 150 दलित समुदाय के स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और इनके माता पिता ने बताया है कि स्कूल में साफ सफाई के काम के कारण बच्चे अक्सर घर पर थके हुए लौटते हैं। संजय राउत बोले, इंडिया ब्लॉक में तालमेल की कमी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं की, वह सहयोगियों को कमजोर कर रही। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में तालमेल की कमी है। लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल दलों की एक भी बैठक नहीं हुई। गठबंधन में सबसे बड़े दल होने के नाते कांग्रेस को ये काम करना चाहिए। राउत ने कांग्रेस पर विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों के खिलाफ चुनाव लड़कर उन्हें कमजोर कर रही है। खुद उनका प्रदर्शन हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में खास नहीं रहा। इंडिया ब्लॉक में कलह के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। देश के सामने मोदी और शाह की तानाशाही सबसे बड़ी समस्या है। इसके चलते इंडिया गठबंधन और मजबूत होना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को बचाना है या उसे ताकतवर बनाना है तो सबसे पहले संवाद होना जरूरी है। सीएजी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट बोला, दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह। स्पीकर को भेजकर विधानसभा में चर्चा करवानी थी। रिपोर्ट में शराब नीति का जिक्र था। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आई सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। 7 भाजपा के विधायकों ने सीएजी की रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली सरकार को सीएजी रिपोर्ट को तुरंत स्पीकर को भेजना था और सदन में चर्चा शुरू करनी चाहिए थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति का मामला भी है और दिल्ली में 2021 में नई शराब नीति लागू की गई थी। इसमें लाइसेंस आवंटन को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं नीति वापस लेनी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और दोनों जेल भी गए थे। सीएम और डिप्टी सीएम पद छोड़ना पड़ा था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। आर्मी चीफ बोले, बांग्लादेश की चुनी हुई सरकार से ही बात करेंगे। चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील। मणिपुर में हिंसा के बीच शांति की कोशिश जारी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था, लेकिन अब हम बांग्लादेश के साथ संबंधों में के बारे में तभी बातचीत करेंगे जब वहां पर चुनी हुई सरकार होगी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देश की सभी सीमाओं पर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। उन्होंने चीन बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के अलावा मणिपुर हिंसा को लेकर आर्मी की तैयारियों के बारे में बताया। द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हम धीरे धीरे टेररिज्म से टूरिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चीन सीमा पर स्थिति संवेदनशील है लेकिन कंट्रोल में है। इस मुद्दे पर पीएम मोदी भी चीन के प्रमुख से बातचीत कर चुके हैं। वहां अब बफर जोन नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल एक्टिव आतंकवादियों में से 80% पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी हैं। 2014 में ढेर हुए आतंकवादियों में से भी 60% पाकिस्तानी ही थे। घाटी में फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और मणिपुर में हिंसा की घटनाएं जारी हैं, लेकिन हम शांति बहाली की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 76,330 पर हुआ बंद। निफ्टी 345 अंक गिरकर 23,085 पर आया। बीएसई स्मॉल कैप 2,126 अंक टूटा। बता दें कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को सेंसेक्स 1048 अंक या 1.36% की गिरावट के साथ 76,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 345 अंक यानी 1.47% की गिरावट रही। ये 23,085 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप 2,126 अंक यानी 4.03% की गिरावट के साथ 50,596 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और केवल 4 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 46 में गिरावट और केवल 4 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा निफ्टी रियल्टी 6.47%, निफ्टी मीडिया 4.54% और निफ्टी मेटल 3.77% गिरकर बंद हुए। सोने में बढ़त, चांदी में गिरावट। सोना 332 रुपए बढ़कर 78,350 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,150 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोने की कीमतों में 13 जनवरी को बढ़त है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 332 रुपए बढ़कर 78,350 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का दाम 78,018 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 118 रुपए घटकर 90,150 रुपए प्रति किलो हो
गई है। इससे पहले यह 90,268 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था, जबकि चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर फेंसिंग को अवैध बताया था। भारतीय हाई कमिश्नर को भी कल तलब किया गया था। बता दें कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के विवाद को लेकर भारत ने सोमवार को बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को तलब किया है। इससे पहले रविवार को यहां बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को समन किया था। वहीं बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बुलाकर बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से की जा रही फेंसिंग यानी बाड़ को अवैध कोशिश बताया था। बता दें कि बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि भारत बॉर्डर को लेकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हुए बॉर्डर पर 5 स्थानों पर फेंस लगाने की कोशिश की जा रही है। और बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी बीएसएस ने बताया कि भारतीय हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीमुद्दीन के साथ करीब 45 मिनट तक इस मुद्दे पर बात की। हालांकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। भारतीय हाई कमिश्नर ने बैठक के बाद कहा कि दोनों देशों में सिक्योरिटी के मुद्दे पर बाड़ लगाने की सहमति है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों यानी बीएसएफ और बीजीबी ने इस मुद्दे पर बात भी की है। पाकिस्तान में मिला 17,000 करोड़ का गोल्ड भंडार। अटक में 32,000 किलो सोना मिलने का दावा। 4 स्टेज में होती है गोल्ड माइनिंग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व खनन मंत्री इब्राहिम हसन मुराद ने अटक शहर में $2 अरब यानी 17,000 करोड़ रुपए का गोल्ड भंडार मिलने का दावा किया है। हसन मुराद के मुताबिक अटक में 32 किलोमीटर के इलाके में 32,658 किलो यानी 28 लाख तोला सोने का भंडार मिला है। हसन मुराद ने 10 जनवरी को एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के वैज्ञानिकों की यह खोज पंजाब में नेचुरल रिसोर्सेस अपार संभावनाओं को उजागर करती है और इस जगह से पाकिस्तान के जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने 127 जगहों के नमूने लिए हैं। ये खोज पाकिस्तान की खनिज संपदा को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसरों और संभावनाओं की तलाश करता है। कनाडाई सांसद जगमीत सिंह ने ठुकराया ट्रंप का ऑफर। कहा, हमारा देश बिकाऊ नहीं, हमें इस पर गर्व है, इसके लिए जी जान से लड़ेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कनाडा को भारत का 51वां स्टेट बनने के ऑफर दे चुके हैं। इस मुद्दे पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और विदेश मंत्री मेलानी जोली के बाद अब कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के नेता और सांसद जगमीत सिंह ने भी ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दिया है। जगमीत ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में कहा कि मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मैसेज है, हमारा देश कनाडा बिकाऊ नहीं है, न अभी है और न कभी होगा। कनाडाई लोगों को अपने देश पर गर्व है और हम इसकी रक्षा के लिए जी जान से लड़ने को तैयार हैं। वहीं ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाने की धमकी पर जगमीत सिंह ने कहा कि अगर ट्रंप सोचते हैं कि वो हमसे लड़ाई कर सकते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर ट्रंप हम पर टैरिफ लगाते हैं तो हमें भी उसी तरह जवाबी टैरिफ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी भी इंसान को ऐसा ही करना चाहिए। भोपाल में महिला अफसर पर बोले मंत्री, जिले से भगा देंगे, हटा देंगे। बयान से नाराज तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की हड़ताल। 3 दिन की सामूहिक छुट्टी पर गए। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के एक विवादित बयान पर प्रदेश भर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया है। मंत्री ने सीहोर में एक महिला नायब तहसीलदार को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करते हुए जिले से भगा देने की धमकी दी थी। बयान के विरोध में सभी अधिकारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। वे कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने सरकारी व्हाट्सएप भी छोड़ दिया है। वे प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं, माधवराव महाराज को मैं कांग्रेस में लाया। सिंधिया ने कहा था, दिग्विजय मेरे पिता को टारगेट करते थे। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बच्चा कहा। उन्होंने कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया को मैं ही कांग्रेस में लाया था। दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह मेरे पिता को भी टारगेट करते थे और मुझे भी टारगेट कर रहे हैं। ट्रेनी एसआई को ट्रेनिंग रुकने के बाद भी मिल रही सैलरी। 26,500 रुपए का भुगतान किया जा रहा। हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाने की तैयारी। एसआई भर्ती 2021 के ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फील्ड ट्रेनिंग रुकने के बाद भी सैलरी मिल रही है। इसके खिलाफ मामले से जुड़े हुए याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करने की तैयारी है और प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि ट्रेनी एसआई की सैलरी रोकी जाए।
जिला खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गहलोत राज में बनाए गए थे नए जिले। विधायक ने याचिका में कहा यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित। बता दें कि गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा खत्म करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है और इस पर अदालत ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। 15 से 18 जनवरी को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 15 से 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 15 से 17 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 15-16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। 14-15 जनवरी को पूर्वी राजस्थान में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। 15 जनवरी को यहां पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं 13 से 16 जनवरी को तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बिखरी हुई बारिश हो सकती है। वहीं 15 जनवरी को तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में भी बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, आपका कार्य जितना अच्छा होगा उतना पहले असंभव ही नजर आएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।